नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आपको जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि जन्म कुंडली आपके व्यक्तित्व को बताती है, आपके पर्सनल लाइफ को बताती है, आपके पर्सनल जीवन के बारे में वो व्यक्त करती है कि आपका भाग्य कैसा होगा, क्या होगा, आप कैसे, आपका भाग्य होगा, आप कितनी उन्नति करेंगे। लेकिन नवमांश कुंडली जो होता है वो आपके विवाह के बाद ग्रहों की क्या स्थिति होगी वो नवमांश कुंडली बताता है। तो नवमांश कुंडली लग्न के 9वें भाग को हम नवमांश कुंडली कहते हैं। आप नवा अंश जो होता है नवमांश कुंडली उसमें बनाया जाता है, नवमांश कुंडली होती है। तो नवमांश कुंडली में के ग्रहों की स्थिति यदि अच्छी है और लग्न कुंडली की स्थिति अच्छी नहीं है, यदि नवमांश कुंडली की स्थिति अच्छी है तो आप विवाह के बाद भी बहुत उन्नति कर सकते हैं और ग्रह वहाँ पे मजबूत माना जाएगा। यदि यहाँ पे ग्रह आपके जन्म कुंडली में वीक है और आपका नवमांश कुंडली में ग्रह उच्च का है तो आपको वो उच्च का ही परिणाम देगा। बहुत तो नहीं देगा लेकिन कुछ ना कुछ आपको उतना विपरीत प्रभाव नहीं देगा। जैसे जन्म कुंडली में कर्क राशि का मंगल हो, और कर्क राशि मैं आपको जन्म कुंडली के बारे में बता रही हूँ कि आपका जैसे यहाँ पे कर्क राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है और 10वीं राशि में उच्च का रहता है। यदि आपका चंद्रमा, आपका मंगल कर्क राशि में है और कर्क राशि का स्वामी उच्च राशि में बैठा हो तो ये नीच भंग राजयोग हो जाता है। कोई ग्रह नीच में बैठा हो, नीच राशि में बैठा हो, जैसे यहाँ गुरु 10 मकर राशि उसकी नीच की राशि होती है, उसका स्वामी यदि उच्च की राशि में मूल त्रिकोण राशि बैठा हो तो वो एक नीच भंग राजयोग हो जाता है। तो इसके बारे में भी आप जान लीजिए। कोई ग्रह नीच का है, जिस राशि में वो नीच का रहता है उस राशि का जो स्वामी उच्च का होकर बैठा हो, कहीं भी कुंडली में बैठा हो, किसी घर में उच्च का होकर बैठा हो तो अच्छा परिणाम देता है। उसी प्रकार आपका यदि गुरु लग्न कुंडली में आपने सूर्य से देख लिया, आपने चंद्रमा से देख लिया, आपने लग्न से देख लिया, आपका गुरु हर तरीके से खराब है, अच्छी स्थिति में नहीं, कहीं पर नीच का है, कहीं पे अष्टम भाव में बैठ गया है, कहीं पे 6वें भाव में बैठ गया है चंद्रमा से या सूर्य से आपने देखा तो यदि आपकी नवमांश कुंडली में गुरु की स्थिति है तो कहीं ना कहीं आप ज्ञान, विवेक और ज्ञान के मामले में कहीं ना कहीं आपको ज्ञान की वृद्धि होगी और आपका जीवन अच्छा होगा। तो ये सब चीज़ें आपके नवमांश कुंडली का भी आकलन करके आपके भविष्य को बताया जा सकता है। आपके ग्रहों के, आपकी जन्म कुंडली में ग्रह खराब है तो उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप नवमांश कुंडली में उसी ग्रह की स्थिति देखिए। यदि जैसे यहाँ चंद्रमा की स्थिति खराब है, आपके राहु के साथ चंद्रमा है, 6, 8, 12 में है तो आप बहुत परेशानी, आपके विवाहित जीवन के पहले आप बहुत नाना प्रकार की परेशानियों में फंसे हैं। लेकिन आपकी नवमांश कुंडली में यदि चंद्रमा उच्च का हो गया, हस्त नक्षत्र में हो गया, अच्छे नक्षत्र में आपका चंद्रमा हो गया, पुनर्वसु नक्षत्र में, तो और आपका यहाँ उच्च का हो गया चंद्रमा, तो समझ लीजिए कि आपका मानसिक परेशानी आपकी ज़रूर दूर होगी। विवाह के बाद का विश्लेषण करने के लिए हम नवमांश कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो ये नवमांश कुंडली होती है, इससे भी आप प्रोडक्शन करते हैं और हर एक भाव की अलग कुंडली बनती है। जैसे नवमांश कुंडली बनाया हमने, लग्न के 9वें भाव को 9 भागों में विभाजित किया हमने। लग्न को 9 भागों में हमने विभाजित किया। उसकी जो पहला अंश होता है, 9वां अंश, वो हम उसको लग्न बोलते हैं। लग्न 9 भागों में हमने लग्न को विभक्त किया तो वो नवमांश हमारा हुआ। तो इसी प्रकार जैसे अब यहाँ पे सिंह लग्न हुई और आपके नवमांश में भी वही लग्न हो गई। जैसे आपकी यहाँ पे सिंह लग्न हुई, कोई भी लग्न आपकी हुई और वही लग्न आपकी नवमांश में कुंडली में भी आ गई तो आपका वर्गोत्तम आपका लग्न हो गई, आपकी लग्न वर्गोत्तम हो गई। वर्गोत्तम माने उत्तम से भी उत्तम आपको फल आपके लग्न से आपको मिलेगी और आप जीवन में बहुत विकास करेंगे। स्वयं के व्यक्तित्व से आप अपना नाम कमाएंगे और धरती पे प्रतिष्ठित, सम्मानित होंगे। इसी प्रकार यदि आपका भाग्य का स्वामी, जैसे यहाँ भाग्य का स्वामी मंगल है, यदि मंगल की स्थिति खराब हुई, जैसे यहाँ कर्क राशि का मंगल है और नवमांश कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है तो विवाह के बाद आप उन्नति कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें नवमांश कुंडली को देखा जाता है। जैसे आप ये जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली से आपने देखा, फिर चंद्र कुंडली बनाई जाती, चंद्रमा को यहाँ बैठा करके, जैसे 2 है तो यहाँ चंद्रमा को बैठाया, फिर उसी तरह ग्रहों को बैठा कर प्रोडक्शन किया गया। इसी प्रकार
सूर्य कुंडली से भी कई प्रकार से हम देख करके किसी ग्रह का विश्लेषण करते हैं। तो ये नवमांश कुंडली हुई। आपके जो ग्रह हैं उनके 9 भाग, उनको नौवां भाग जो होता है वो नवमांश कुंडली कहलाती है। तो सूक्ष्म विश्लेषण के लिए हम नवमांश कुंडली का अध्ययन करते हैं और उससे ग्रहों का सूक्ष्म विश्लेषण हो पाता है। तो आज हमने आपको नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली क्यों अनिवार्य होती है इस बारे में जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की कुंडली के बारे में आपको जानकारी दूंगी। जैसे ये तो नवमांश कुंडली हमने आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में जानकारी लेने के लिए नवमांश कुंडली बनाएगी, विवाह के बाद आपका क्या होगा। उसी प्रकार सप्तमांश कुंडली बनती है, षष्ठांश कुंडली बनती है। हर भाव की अलग अलग एक सूक्ष्म विश्लेषण के लिए अलग कुंडली भी बनाई जाती है। उसमें सूक्ष्म अध्ययन, सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है। ये तो आपके उसमें सूक्ष्म विश्लेषण, उसमें समय, टाइमिंग सब पता हो जाता है कि आप ये कुंडली आपकी बने। सप्तमांश कुंडली बनती है 7वें भाव का सूक्ष्म निरीक्षण करने के लिए सप्तमांश कुंडली बनती है। दशमांश कुंडली बनती है 10वें भाव का सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए। इसी प्रकार हर भाव के कुंडली बनती है। द्वादश भाव के द्वादश कुंडली, इसी प्रकार सब भाव के अलग अलग कुंडली सूक्ष्म विश्लेषण के लिए बनाई जाती है। तो आज हमने आपको इसकी जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं धीरे धीरे आपको सारी जानकारी इसी प्रकार देती रहूँगी। आप भी ज्योतिष को जानने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। आपको मैं बहुत विस्तृत करके नहीं बताती, मैं शॉर्ट वीडियो बनाकर भी आपको कई जानकारी दूंगी। नमस्कार।